Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, जो डेली पेपर एनालिसिस है वो आज से स्टार्ट किया जा रहा है फिर से। तो आप लोग एक बार देखिए, यकीनन पेपर पढ़ने के तरीके, फैक्ट को कलेक्ट करने के तरीके, सभी चीज़ें में एक परिवर्तन आएगा और सोचने के तरीके बदल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है वो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। जी हाँ, कौन संस्करण है? तो राष्ट्रीय संस्करण है। चलिए इसमें देखते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है। खबर है, पहला खबर कि नए भारत की दिखी बुलंद तस्वीर। जी हाँ, सवाल है इसमें आपके लिए खबर क्या काम है। खबर के जो महत्वपूर्ण है, पहली बात ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये एक अमेरिकन संस्था है, एजेंसी है, मॉर्गन स्टैनले। जी हाँ, मॉर्गन स्टैनले ने इसको जारी किया है। ये अमेरिकन एजेंसी है। ये कहा है कि भारत पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से काफ़ी सबल हुआ है, इसमें वृद्धि देखा गया है और मजबूती प्रदान किया गया है और वैश्विक एवं एशियाई विकास का केंद्र बन गया। जी हाँ, यानी ये किसका रिपोर्ट है? तो मॉर्गन स्टैनले का रिपोर्ट है, जो अमेरिकन एजेंसी है। और ये बोला है कि भारत जो है विश्व साथ ही साथ एशिया का एक विकास का मेन धुरी बन चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी में और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहा है कि अगले 8 वर्षों में वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी वो 2 गुना हो जाएगा। तो सवाल है कि अभी कितना है? अभी लगभग 4.5% है, मतलब 2 गुना होकर यानी 4.5% हो जाएगा, यानी अभी 2.4 के आसपास या 2.3 के आसपास है। ठीक है, कुछ और आंकड़े हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 2030 तक प्रति व्यक्ति आय जो अभी मौजूदा है $2200 से बढ़कर $5200 हो जाएगा। यानी कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा कुछ एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ कुछ फैक्ट है, जैसे कुछ आंकड़ा है, जैसे कि अभी 2006 से 14 तक दिखाया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में 25.7 था किलोमीटर, अभी 53.7 हो गया है। इस तरह से कुछ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत की जो आर्थिक वृद्धि था वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। दूसरा खबर क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अन्न भंडार की जो कैपेसिटी है, ठीक है, यानी 1 लाख करोड़ की लागत से पूरे देश में बनेगा अन्न भंडार गृह। जी हाँ, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पहली बात, ये ऐसे में भी काम आ सकता है। दूसरा, अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं, एक क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, जहाँ पे आपको फैक्ट को ऐड करने में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं खबर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, यानी पहला ये पीटी फैक्ट हुआ कि सबसे बड़ा विश्व का क्या होगा, भंडार योजना होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। ठीक है, कुछ स्थिति है, देखते हैं क्या है। तो ये मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या पीटी में भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि प्रत्येक प्रखंड में 2000 टन क्षमता गोदाम बनाया जाएगा। यानी इसको कह सकते हैं कि प्रखंड स्तर पे तैयारी किया जा रहा है इसके लिए। ठीक है, दूसरा, फिलहाल देश में बात की जाए 1450 टन अन्न भंडार क्षमता है। अभी कितना है? 1450। ये सब आपको मेंस में कोटेशन के तौर पे या फैक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। कुछ और फैक्ट है, जैसे 5 वर्षों में भंडार क्षमता बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य है? 2150 लाख टन। अभी कितना है? 1450। करना कितना है? 2150 लाख टन। ठीक है, जो विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार कार्यक्रम हो जाएगा। इसका कुछ उद्देश्य है, तो पहले तो ये पीटी में ही पूछा जा सकता है, मेंस में भी। पहले उद्देश्य कितना है? 4 उद्देश्य है। सवाल है कौन कौन? तो पहला उद्देश्य ये है कि जो अनाज की बर्बादी है उसको कम करना है या नियंत्रण करना है। दूसरा, किसान जो सस्ते दाम पे बेच देता है अपने उत्पाद को, उसको कंट्रोल करना है या औने पौने दाम में बेचने से रोकना है। तीसरा, आयात जो है, आयात पर जो निर्भरता है उसको कम करना है। चौथा, रोजगार के अवसर को वृद्धि करना है। यानी 4 उद्देश्य है। एक नज़र में फिर देख लीजिए, अन्न की बर्बादी को रोकना है, फसल को उचित दाम देना है, आयात को कम करना, निर्भरता को कम करना है और रोजगार अवसर को वृद्धि करना है। ये कुछ उद्देश्य था। कुछ और फैक्ट है, इसी में देख लेते हैं।
क्योंकि जब बेहतर भंडारण क्षमता होगा तो परिवहन लागत कम होगा। सवाल है कैसे? क्योंकि ये प्रखंड लेवल पे हर प्रखंड में क्षमता वृद्धि होगा, तो स्वाभाविक सी बात है जिस प्रखंड में उत्पादन होगा वो अपने प्रखंड में जाके स्टोर कर देगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट या राज्य से बाहर स्टोरेज होता है उसमें कमी आएगी। खाद्य सुरक्षा जो कार्यक्रम भी चल रहा है उसमें चूँकि बगल में अनाज होगा तो खाद्य सुरक्षा थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी बेहतर तरीके से मिल पाएगा। देश के प्रत्येक वर्ष लगभग कुछ आंकड़ा है 31 करोड़ टन ज़्यादा अनाज उत्पाद होता है, यानी 31 टन करोड़ से ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन भंडारण क्षमता 31 टन महज 47% है, यानी जितना उत्पादन होता है उसमें से 43% जो है वो बाहर में ही कहीं न कहीं स्टोर होता है। ठीक है, और लगभग 12 से 14%, जी हाँ, बर्बाद हो जाता है। अब जो भारत में जितना अन्न बर्बाद होता है उतना यूरोप के देशों में अनाज साल भर खा सकता है, इतना अनाज बर्बाद होता है। ये इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट खबर बढ़ते हैं। एक और कार्यक्रम है, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए सिटीज 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी मिला है। सवाल ये है क्या सिटीज 2.0 है क्या? पहली बात ये पर्यावरण अनुकूल यानी उसके संबंधित योजना है। इसमें है क्या? जो एक केंद्र सरकार जो सर्कुलर इकोनॉमी है, शहरी इकोनॉमी यानी घुमा के जो वापस इकोनॉमी आता है, सर्कुलर इकोनॉमी को रिलेटेड है, इसको बढ़ावा देने के लिए सिटीज़, पहले फुल फॉर्म क्या ये देख लीजिए, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल सिटीज 2.0 क्या है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटेड इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन सिटीज 2.0 का है, को मंजूरी मिल गई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, किस मंत्रालय का है? ये आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी जिसके जो मंत्री हैं। बाकी इसका डिटेल पेज नंबर 3 पे दिखा गया है जो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसी पार्ट को। नेक्स्ट है हीट एक्शन प्लान राष्ट्रीय नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो लू की समस्या है इससे निपटने के लिए जो हीट वेव चलता है गर्मी के समय में, ठीक है, यानी जो लू चलती है एक तरह से, उसके लिए बोला कि नेशनल लेवल को जो प्रोग्राम बनता है उसके अलावा आप स्थानीय लेवल पर बनाइए। क्यों? क्योंकि हर स्थान का भौगोलिक परिस्थिति अलग होता है, इसलिए बोला गया है कि लोकल लेवल पे इसका प्रोग्राम बनना चाहिए ताकि लू की जो समस्या है उससे बचा जा सके। ये बना कौन रहा है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। कौन? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और ये बोला किसने है? उसका सचिव कृष्ण एस वत्स ने बोला है। ठीक है, चूँकि लोकल लेवल पर ही प्रभाव देखने को मिलता है इसलिए लोकल लेवल पर होना चाहिए। आप ये एक तरह से ये क्या कह सकते हैं, इसको एक पहले देख लेते हैं। एक्शन जो हीट एक्शन प्लान के तहत फंड की व्यवस्था सरकारी ही नहीं अपितु कॉरपोरेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जाने की जरूरत है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो हीट वेव की समस्या है, ठीक है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अपनाना चाहिए। मतलब सभी की सहभागिता हो ताकि ये कंट्रोल किया जा सके। और इससे आप क्या सीख सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी अगर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं किसी भी योजना को या किसी भी प्रोग्राम को सफल करने के लिए ज़रूरी है वहाँ पे कि डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपनाई जाए। मतलब कि ग्रामीण हो या फिर सहकारी संघवाद हो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर हो, लोकल स्थानीय गवर्नमेंट हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सभी को मिला के प्रोग्राम को सक्सेस करने में मदद मिलेगा। इस तरह से आप यहाँ से मेंस या ऐसे पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट है जो करंट से रिलेटेड है। क्या खबर है? क्या कह रहा है? भारत दुश्मन को करारा जवाब देने को तैयार है। इसीलिए इसमें आपके लिए खबर क्या है काम का? आपके लिए खबर यह है काम का कि थल सेना प्रमुख के नाम क्या है? तो मनोज पांडे है, जबकि वायुसेना प्रमुख कौन है? BR चौधरी। ये दोनों आपके लिए काम खबर है। तीसरा क्या है कि दोनों सेना प्रमुख ब्रह्मोस यूजर मीट 2013 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए काम खबर है। इसमें और आपके लिए खबर क्या है? जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, ये तीनों सेनाओं में शामिल किया जा चुका है, यानी तीनों सेना में इसको शामिल किया जा चुका है। तीसरा खबर काम क्या है? चौथा क्या है
कि एयर चीफ मार्शल कौन है। चौधरी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की भूमिका के बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया और ये किस तरह से सफल होता है। एक सवाल और आता है, जो सुखोई है यानी क्या करें लड़ाकू विमान में ब्रह्मोस की तैनाती से अद्भुत जो परिणाम प्रदर्शित किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस के लिए देखा जाए तो मेंस के लिए कह सकते हैं कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, इसको भारत ने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। ये सब मेंस का पॉइंट है। नेक्स्ट, और एक और पॉइंट है मेंस के लिए कि भारत जो है नौसेना के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब एक योजना है, ये काफ़ी चर्चा में है और यहाँ सवाल पूछा भी गया, पूछा भी जा सकता है। क्या है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 1 लाख तक के लोन की सिफारिश। जी हाँ, आपके लिए काम की खबर क्या है, तो सवाल यही है कि जो स्वनिधि योजना है इसका संबंध किससे है, जो मतलब एरी पटरी वाले हैं, जो रोड पर जो यानी रोड पर जो ठेला वाला लगाता है खुपचा वाला, उसके लिए लोन का व्यवस्था करता है। पहले कितना देता था, तो पहले जो है वो 10,000 तक का लोन देता था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ा के 1 लाख करने की सिफारिश किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल देखते हैं। क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संसदीय समिति ने सिफारिश की है और इसमें यह कहा गया है कि 1 लाख रुपये तक के लोन को मंजूरी मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके तहत कितना अभी तक लाभान्वित हुआ है, तो 42 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कम से कम 10,000 रुपये तक ब्याज मुक्त दिया जा चुका है, यानी ये ब्याज मुक्त है। इसमें टॉप पर कौन स्टेट है, टॉप की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब टॉप पर है। और एक तरह से जो वित्तीय समावेशन है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये मेंस में आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं, यानी वित्तीय समावेशन से क्या समझते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि जो स्वनिधि योजना इसमें काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। उसके अलावा जन धन योजना जो है, नहीं जेम, JAM, जेम क्या होता है, जनधन योजना, आधार और मोबाइल, ये भी वित्तीय समावेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके अलावा इसमें और आपके लिए खबर इंपॉर्टेंट क्या है, ये योजना पहले केवल मार्च तक के लिए था, लेकिन अब इसको 2024 तक को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारा डेटा है। वही चीज़ें हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये मील के पत्थर साबित हो रहा है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट, अब क्या है, OTT, मतलब खबर क्या है, खबर यह है कि OTT पर दिखानी होगी तंबाकू से नुकसान की चेतावनी। तो इसमें आपके लिए क्या खबर, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, तो OTT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसका होता क्या है, ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। ठीक है, और इस पर जो अब ये कहा गया है ओवर द टॉप, यानी OTT पर भी तंबाकू से होने वाले नुकसान को दिखाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर क्या है, नेक्स्ट खबर यह है कि प्रचंड मोदी वार्ता ऊर्जा व्यापार सहयोग पर रहेगा जोर। खबर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो पुष्प कमल दहल है ये भारत की यात्रा पर आया है। ठीक है, दिल्ली पहुंचा है और ये जब से ये कार्यकाल संभाला है इसका पहला द्विपक्षीय यात्रा, यानी जो बायलैटरल टॉक है, इसमें ये पहला देश भारत आया है। इसमें कहा यह गया है कि नेपाल भारत को 450 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। जी हाँ, क्या करेगा, निर्यात करेगा। तो ये एक तरह से संबंध में प्रगाढ़ को सूचित करता है। दूसरा जो वो था सिटी 20 कार्यक्रम था, उसकी डिटेल दिया गया, चलिए देख लेते हैं। किससे संबंधित था, तो पर्यावरण से। इसमें कहा गया है कि शहरी स्तर पर एकीकृत कचरा प्रबंधन, राज्य के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल सुधार कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मंजूरी संबंधित योजना को संचालित करने में अवश्य जो शहरी एवं विकास मंत्रालय इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो आप कंफ्यूज कर जाइएगा एग्जाम में, इसमें जो मदद कर रहा है कौन कौन कर रहा है, ये आप इसको मार्क कर लें या इसको VBI कर लें। क्या VBI करना है, इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपीय संघ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। जी हाँ, 3 एजेंसी है। कौन कौन एजेंसी है, 3। तो पहला है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरा यूरोपीय संघ, तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर
भी सहयोग करेगा। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पायलट प्रोजेक्ट तहत अभी काम चल रहा है इस पर। पहले इसमें 12 शहर था, लेकिन अब इसमें 18 शहर को शामिल किया गया। ठीक है, जिसमें से फाइनेंशियल और तकनीक इसमें मदद करा देगा। नेक्स्ट क्या आपके लिए खबर है इम्पोर्टेंट इसमें, चलिए देखते हैं। एक ये भी आपके लिए खबर है, बट जब मेंस में लिखिएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, वहाँ लिख सकते हैं कि इस बार यानी जो बिहार उत्तर प्रदेश का बढ़ा मानसून, बढ़ सकता है मानसून का संभावना, क्योंकि चक्रवात का असर हो रहा है और जो मानसून हो सकता है देरी से आए, तो एक तरह से जो चूँकि बिहार एग्री स्टेट है उसमें प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, बाघ की सुरक्षा के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में AI उपयोग करेगा। NTA NTCA ये क्या है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि जो बाघ गणना, मतलब बाघ गणना या बाघ की सुरक्षा के लिए जो किया जाता है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जा सकता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि AI की जो क्षेत्र है वो आप पर्यावरण के क्षेत्र में भी उपयोग होने लगा है। ये आपके लिए मेंस का पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, एक और है, बिहार में जो कोसी, एक तरह से कोसी जो वो बिहार के शोक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब कोसी क्षेत्र में काफ़ी मतलब इसको कहते हैं आपदा में अवसर की ढूंढना, ये कोसी वासियों ने करके दिखाया है। कैसे दिखाया है ये देखते हैं, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, आपको ऐसे में काम आएगा, PT में था ही, मेंस में भी काम आएगा। देखिए, सहकारिता क्षेत्र के बढ़ावा के मतलब माध्यम से नारी सशक्तिकरण संगम से जो स्वावलंबन की दिशा में एक नई गाथा लिखा है। क्या गाथा लिखा है कि एक संस्था है, क्या है, कोशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये पूछ सकता है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है, इसका संबंध बिहार या कोसी क्षेत्र, अगर जिला वाइज पूछे तो अलग अलग जिला है, लेकिन नाम क्या है, कोशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इसका टर्नओवर साढ़े चार वर्ष की बात की जाए 100 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। ठीक है, यानी महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन यानी जीविका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। आप देखिए, ऐसे अगर लिख रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे अगर लिख रहे हैं, उसमें केस स्टडी अगर लिखिएगा, केस स्टडी में लिख सकते हैं कि कोसी एक समय बिहार का शोक के रूप में जाना जाता अभी भी है, लेकिन आपदा में अवसर के रूप में महिलाओं ने वहाँ का आजीविका मिशन की मदद से एक कोशिकी, क्या है, कोशिकी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की स्थापना किया और आत्मनिर्भरता क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 4 जिला में 800 गांव इस पर शुभारंभ किया था, और ये कब हुआ, अक्टूबर 2018 में। ठीक है, अब सवाल है कौन कौन 4 जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया, ये 4 जिला वहाँ से लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये है इकोनॉमिक क्षेत्र के देखा जाए, ये कह रहा है कि बीते वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% रहा। बस PT फैक्ट इतना ही याद रखना, ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं खोजने का। नेक्स्ट, एक और है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा देख लें। श्रीलंका में तमिल समस्या सुलझाने के लिए सत्य सुलह आयोग की मंजूरी। जी हाँ, चूँकि अगर ये पूछा जा सकता है कि तमिल आयोग का गठन कहाँ किया गया है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु, लेकिन एक्चुअली तमिलनाडु ये नहीं होके कहाँ है, ये श्रीलंका में, इसलिए थोड़ा इसको मार्क कर लें। कह रहा है श्रीलंका कैबिनेट ने तमिल के साथ जातीय संघर्ष या संकट जो भी था उसको दूर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका शैली के सत्य और सुलह आयोग की स्थापना दे दी है। ठीक है, 26 वर्षों से वहाँ पे ये चल रहा था, और ये 2009 में श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, लिट्टे के खात्मा के साथ ही तमिल टाइगर विद्रोहियों ने 26 सालों से संघर्ष कर रहा था। तो ये बस इंपॉर्टेंट ये है, ये तमिल आयोग है, इसका संबंध कहाँ से, श्रीलंका से। एक चीज़ और है, ये आपको मेंस में काम आएगा और इंटरव्यू में।
और आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा। ठीक है, क्या है देख लेते हैं पहले। आर्थिक संकट से उबरने को श्रीलंका को दृढ़ समर्थन, चीन का कहना है। आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट क्या है, यह है कि चीन ने उसको दृढ़ समर्थन देने का निर्णय लिया है। किसको? तो बातचीत किससे हुआ है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रनिल विक्रम सिंघे को बोला। तो इसमें चिंता क्या बात है? चिंता की बात यह कि हो सकता है चीन के समर्थन या श्रीलंका चीन की ओर झुकाव हो जाए। तो ये थोड़ा बस मेंशन करने वाली पॉइंट है जो इंटरव्यू में पूछा जाता था। मेरे से पूछा गया था एक सवाल, इसी से रिलेटेड था, लेकिन वो था अमेरिका और भारत को लेके। ठीक है, इसमें क्या है कि एक दूसरा इंपॉर्टेंट है कि IMF से जो श्रीलंका लोन लेने जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि जो देश कर्ज देने वाला है उसका आश्वासन मिलना जरूरी है। इसीलिए श्रीलंका है अभी चाइना की तरफ थोड़ा मूव कर रहा है। हालांकि भारत ने भी उसका समर्थन किया है। ठीक है, अब जो श्रीलंका पर जो संकट है, द्विपक्षीय लेन देन $7.1 अरब का बकाया है। इसमें से अकेले $3 अरब चीन का है। इसलिए भी ज़रूरी है कि श्रीलंका उसके बात को थोड़ा सा फॉलो करे। नेक्स्ट आपके लिए खबर है, इसमें कुछ बचा हुआ देखते हैं। एक और है और आखिर है। आखिर खबर क्या है? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कंगेरी घाट राष्ट्रीय उद्यान में ट्रैप कैमरे में, यानी कैमरा में क्या मिला? दुर्लभ माउस डियर। ये किस प्रजाति का है? तो हिरन का एक सबसे छोटा प्रजाति में से एक है। थोड़ा देख लीजिए पहले। कंगेरी घाट का संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है कंगेरी घाट राष्ट्रीय उद्यान। हिरन के दुर्लभ प्रजाति माउस डियर को कैमरे में ट्रैप किया गया। भारत में जो पाए जाने वाले 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व का सबसे छोटे हिरन प्रजाति का एक समूह है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इस बार 68 में क्वेश्चन था। हिमालयन बर्ड या किसी से रिलेटेड था एक क्वेश्चन था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय माउस डियर का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए, मोसियोला इंडिका। क्या नाम है? मोसियोला इंडिका, जो ट्रूगिलिडे परिवार के सदस्य है। स्तनधारी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट। कंगेरी घाट राष्ट्रीय उद्यान में पिछले कुछ दिनों में दुर्लभ वन प्राणियों के कई प्रजाति देखने को मिला है। तो कौन कौन मिला है? जैसे कि नारंगी रंग के चमगादड़, चौसिंगा, भेड़िया, कछुआ, कई प्रजाति देखने को मिला है। ये आपके लिए खबर था इंपॉर्टेंट आज का अखबार में। बाकी अगर आप पेपर पढ़ना चाहें तो एज इट इज़ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगा डेली बेसिस पे। एक और खबर है, हालांकि अभी ये रिसर्च से चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी आगे जाके फ़ायदेमंद हो सकता है। खबर क्या है? कोशिका कैंसर कोशिका नहीं पनपेगी दोबारा। ये एक रिसर्च चल रहा है। तो ये अभी अगर ये हो जाता है सक्सेस तो बाकी एक चमत्कार से कम नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये पेपर एनालिसिस था। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शुक्रिया फ्रेंड्स।